अगर खगड़िया की बात करें कि स्टेशन रोड को आप देख रहे हैं जिस तरह से अतिक्रमण रहता है, अगर आप जाएंगे कहीं दूसरे जगह पूर्णिया कटिहार वहाँ भी कमो बेश इस तरह का मिलेगा। इसको कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा? अभी पुलिस के प्रति लोगों की धारणा है, उसको कैसे दूर कीजिएगा? आप अब तक सीमा पर होंगे या सीमा के आसपास होंगे और लड़ने की बात हो या किसी तरह की कार्रवाई की बात हो तो बेहिचक आप फायर कर सकते हैं, चाहे वो तोप फायर करना हो, गन फायर करना हो, आराम से कर देते होंगे कि हमारे देश का कोई नहीं, हमारे पीछे हमारा देश है, आगे दुश्मन है। यहाँ आपके सभी अपने होंगे, यहाँ पर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए सेक्शन रहता है कि कहीं ना कहीं पीडीएफ में होगा ना, लेकिन नर्वसनेस था जी, नर्वसनेस पोस्ट को लेकर के होती है कि पता नहीं कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो कितना मतलब कि संतुष्ट हैं इस? देखिए वैसे टारगेट तो मेरा बिहार प्रशासनिक सेवा का था अब, लेकिन चूँकि 20 साल का एयरफोर्स में ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ और सेम फील्ड का जॉब मिल भी गया है मुझे, तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आगे इसका एग्ज़ाम दूँ। मैं इससे संतुष्ट हूँ और पुलिस में ही अपना करियर में आगे बनाऊँगा। दर्शकों, जिस प्रकार सूरज और प्रतिभा ये दोनों को कोई भी दबाना चाहेगा तो नहीं दब सकता है। आज हम खगड़िया के राजेंद्र नगर मोहल्ले में हैं और हमारे सामने जो शख्स आप देख रहे हैं ये प्रतिभावान है और निश्चित रूप से इनका जो अब तक का जीवन रहा है उसे जब आप सुनेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा और हम अब सीधा इनसे जुड़ते हैं। राजू जी कैसे हैं? हाँ नमस्ते भैया। हाँ ठीक है। ठीक है जी। पढ़ाई की बात पूछे तो बचपन की पढ़ाई कैसे हुई और आगे की पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की? जी, बचपन की पढ़ाई तो खगड़िया से हुई। यहाँ पे एक गौशाला रोड में गांधी शिशु निकेतन स्कूल हुआ करता था। क्या बात है। अब तो नहीं है। तो बचपन की पढ़ाई वहाँ से हुई, फिर 10th नेशनल स्कूल से किए और +2 जो है कोसी कॉलेज से किए। गांधी शिशु निकेतन अब नहीं रहा, लेकिन उसके जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, वो अभी भी आपके जैसा, माने कि आपको अगर हम देखते हैं कहता चावल का एक माने हांडी का एक चावल को अगर लोग दाब के देख लेती है महिला तो बुझते सारा पक गया, सीज गया सब। तो आपसे पता चलता है कि गांधी शिशु निकेतन, नो डाउट कि बचपन में हम भी उस विद्यालय में 2-4 दिन ही गए, लेकिन गए थे। तो पढ़ाई की बात छोड़ करके अगर जीवन की सफलता की बात करें तो जैसे कि लोग नौकरी पाना, इसको सफलता आप कहते हैं। तो जैसा कि हमको नॉलेज में है, जैसा जानकारी है कि आप पहले नेवी में थे, एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में थे। तो एयरफोर्स के बाद अभी क्या कर रहे हैं? एयरफोर्स का कैसा रहा जीवन और वर्तमान में क्या? देखिए एयरफोर्स में बहुत अर्ली एज में मैं सेलेक्ट हो गया था। लगभग 18 साल में मैं ट्रेनिंग में चला गया था। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है एयरफोर्स में, और लाइफ को एक मोटिव देता है और एक पाथ देता है कि आपको आगे कैसे लाइफ जीना है, और साथ में जो देश सेवा की भावना है वो तो है ही। तो वहीं से मुझे देश सेवा की जो भावना है वो ज़्यादा मुझे प्रेरित किया। उसके बाद मुझे लगा कि एयरफोर्स में तो है ही, सिविल सर्विस में जाकर के अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ योगदान दे सके वो ज़्यादा बेहतर होगा। मोटिवेशन तो एयरफोर्स से ही मिला और फिर वहाँ से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू किया। तो अभी क्या सर्विसेज में कहाँ हैं अभी, क्या? जी देखिए सिविल सर्विसेज में मेरा ये 5वां इंटरव्यू था, और इससे पहले 63rd में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था मेजर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में, 64th में रेवेन्यू ऑफिसर में हुआ था, और 66 और 67 दोनों का इंटरव्यू दिए थे, इन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए थे। अभी 70th का रिजल्ट आया है, तो उसमें मेरा 440 रैंक है और डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है। अब तो डीएसपी बन गए। जी। तो अभी जो अपने यहाँ का माहौल है, सिविल का जो माहौल है, आप फौज का ज़िंदगी जी करके आए हैं, फौज में जो डिसिप्लिन होता है उस तरह की लाइफ को जी करके आए हैं, तो यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे आप? देखिए पुलिस और डिफेंस दोनों की लाइफ काफ़ी सिमिलरिटीज हैं दोनों में। जैसे दोनों में डेडिकेशन चाहिए या डिसिप्लिन चाहिए, तो वहाँ का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है और पूरे इंडिया में काम करने का जो एक्सपीरियंस है अलग अलग लोगों के साथ,
वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पुलिस में भी काम आएगी। निश्चित रूप से जो मतलब इस सिविल से ही सिविल में गए जी उनमें जी और नेवी, आर्मी या एयरफोर्स इससे जो सिविल में आते हैं जी दोनों में बहुत का अंतर होता है। जी बिल्कुल आप 100% रूल रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं। जी जगना क्या वजह है, जी दाढ़ी कब बना लेना है, कब फील्ड में पहुंच जाना जी है, बिल्कुल वो एक नाई से लेकर के एक सूबेदार या ऑफिसर सीईओ जो होते हैं तमाम लोगों का एक ही रूटीन होता जी, है, बिल्कुल। सबको ग्राउंड पर जाना है। लेकिन उस चीज़ से सिविल के लोग वंचित रहते हैं। जी तो निश्चित रूप से आप बेटर होंगे हम लोगों के लिए, चाहे जहाँ के भी जिस जिले के भी डीएसपी का प्रभार मिलेगा आपको, वहाँ के लोग बहुत धनी होंगे इस मामले में। आप अगर खगड़िया की बात करें कि स्टेशन रोड को आप देख रहे हैं जी जिस तरह से अतिक्रमण रहता है, जी अगर आप जाएंगे कहीं दूसरे जगह पूर्णिया, जी। कटिहार, बेगूसराय या बिहार के किसी भी ज़िले में जाएंगे या देश के किसी भी ज़िले में जाएंगे, वहाँ भी कमोबेश इस तरह का जी, मिलेगा। बिल्कुल। इसको कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा? देखिए ये चूँकि इसमें कई सारे जो डायलेमा हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब जो रेहड़ी पटरी पे रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका भी उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है कि आम लोगों को उससे परेशानी ना हो। तो इसका तो एक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ मैक्रो मैनेजमेंट भी करना होगा। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए कहीं से, जैसे खगड़िया की बात करें तो एक डेडिकेटेड प्लेस उनको पहले तो मिलना चाहिए, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में प्रयास करे, कहीं पे एक उनको डेडिकेटेड प्लेस दे जहाँ पे वो अपना आजीविका चला सके, तो इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सॉल्व होगा और साथ में जो गरीब हैं उनका भी काम होगा। कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि पुलिस पब्लिक मित्र होना चाहिए, पुलिस पब्लिक के बीच एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। जी और जिस तरह से अभी पुलिस के प्रति लोगों की धारणा है, जी उसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए अभी तो पिछले 5-10 सालों की बात करें तो पुलिस का इमेज काफ़ी बिहार में अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है उसमें। और अब पुलिस फर्स्ट मीन्स रिस्पॉन्डिंग एजेंसी बन गई है। किसी को भी कहीं भी कोई समस्या हो, चाहे वो पुलिस से ही रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज़ से भी हो, लोगों को सबसे पहले जो संस्था याद आती है वो पुलिस थाना ही याद आती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कैसे हम लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाएं और ज़्यादा बेहतर करें। तो ये एक मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ये अच्छा ही होगा। ये भूमि विवाद से कमोबेश सब जगह बहुत अधिक होता है और भूमि विवाद के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है। खगड़िया की बात करें तो अमौसी जैसे घटना वो बड़ी घटना माना जाता है अमौसी, और कई तरह का घटना भूमि विवाद को लेकर के आते हैं। आप कचहरी चल जाइए, डीएम के यहाँ चल जाइए, ब्लॉक चल जाइए, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भूमि विवाद का 5-10 केस आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। इस तरफ आपका क्या रहेगा? देखिए लॉ एंड ऑर्डर में जो बिहार में मेन समस्या है वो भूमि विवाद का ही है। जो रूरल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसमें वो भूमि विवाद एक महत्वपूर्ण कारण होता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट अभी जैसे बहुत सारे स्कीम चला रही है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और रजिस्ट्री के भी कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं कि पहले आप सीओ साहब वेरीफाई करेंगे फिर रजिस्ट्री होगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन जो है काफ़ी सुधर जाएगी। और भूमि विवाद को अगर जैसे आधार नंबर है उस तरह से भूमि को भी एक यूनिक नंबर अलॉट कर दिया जाए और डिजिटल मोड में सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे तो ये धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएगा। आप अब तक सीमा पर होंगे या सीमा के आसपास होंगे और लड़ने की बात हो या किसी तरह की कार्रवाई की बात हो तो बेहिचक आप जी फायर कर सकते हैं, चाहे वो तोप फायर करना हो, गन फायर करना हो, जी, बिल्कुल। आराम से कर देते होंगे कि हमारे देश का कोई नहीं, हमारे पीछे हमारा देश है, आगे दुश्मन है। जी बिल्कुल। यहाँ आपके सभी अपने होंगे, यहाँ पर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए ये डिफरेंस है सिविल में और डिफेंस में। डिफेंस में हमें एग्जैक्ट मालूम होता है कि हमारा दुश्मन क्या है, वहाँ पे लास्ट मोटो भी मालूम है कि हमें क्या करना है, उसको मारना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, बिल्कुल नलिफाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे अपने ही लोग हमारे सामने हैं, उनको मार नहीं सकते। पुलिस का मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सुधार करना, ना कि किसी को एलिमिनेट करना। तो इसमें जो अभी जैसे हमने बात किया कि जो पुलिस और लोकल की कोऑर्डिनेशन है, जो बॉन्डिंग है, जितना ज़्यादा हम लोगों से खुलेंगे मिलेंगे तो उतना ज़्यादा वो पुलिस को बेहतर समझ पाएगी,
उतना ज़्यादा हम लोगों को बेहतर समझ पाएंगे। जब ये बॉन्डिंग बनेगी तो सिस्टम अच्छे से काम करेगा। पढ़ने का अर्थ होता है कि अच्छे नौकरी में जाना, अच्छा नागरिक बनना। आप अच्छा नागरिक और नौकरी में भी गए, किस तरह से पढ़ाई किए, स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, पढ़ाई करने का जो सबसे मेन रूल है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और जैसे हम डेली पूजा करते हैं या जो भी रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उस तरह से पढ़ाई को भी फॉलो करना है, डेली पढ़ना है। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में, सभी को यूट्यूब पे पता है आजकल कौन से बुक्स पढ़ने हैं, तो वो बुक्स पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और जो भी टारगेट लेना चाहें वो अपना दिन का एक तय करें, महीने का एक तय करें और उसके हिसाब से पढ़ें। और डेली का कोशिश करें कि जो टारगेट उन्होंने खुद सेट किया है उस टारगेट को अचीव करें। रिजल्ट कब आप देखें? कल शाम में 7 बजे के आसपास आया था रिजल्ट। रिजल्ट देखने के बाद क्या लगा, कैसा महसूस किया? देखिए, रिजल्ट देखते समय तो काफ़ी नर्वसनेस रहती है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट एग्ज़ाम जब देते हैं तो उस समय एक अंदाज़ा लग जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, तो थोड़ी सी मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है कि कहीं ना कहीं पीडीएफ में होगा नाम। लेकिन नर्वसनेस था? जी, नर्वसनेस पोस्ट को लेकर के होती है कि पता नहीं कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो हाँ, लेकिन जब रिजल्ट देखे तो काफ़ी अच्छा लगा, खुशी हुई। आप कितना मतलब कि संतुष्ट हैं इस? देखिए, वैसे टारगेट तो मेरा बिहार प्रशासनिक सेवा का था, अब लेकिन चूँकि 20 साल का एयरफोर्स में ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ और सेम फील्ड का जॉब मिल भी गया है मुझे, तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आगे इसका एग्ज़ाम दूँ। अब मैं इससे संतुष्ट हूँ और पुलिस में ही अपना करियर में आगे बनाऊँगा। परिवार में क्या सिचुएशन है जब रिजल्ट हुआ था? देखिए, मेरी वाइफ जो है काफ़ी उसका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इसमें, और बिना उसके सेक्रीफाइस के ये मुकाम मैं अचीव नहीं कर पाता। तो उनको जब पता चला तो काफ़ी खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा, मेरी माँ का भी बहुत ही मीन्स मेडिकली बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उसी बीच में इंटरव्यू भी था। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो माँ पापा भी खुश हैं कि उनकी जो आशीर्वाद हैं वो रंग लाया। जब इस सफलता का श्रेय जो है अगर हम पूछे तो किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, सफलता कोई भी हो, निश्चित रूप से पहला श्रेय जो है माँ बाप को ही जाता है, माता पिता को ही जाता है। उसके बाद भगवान का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे मजबूती प्रदान की, इस सिचुएशन में वो स्ट्रेंथ दिया कि मैं एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाऊँ। परिवार का सपोर्ट रहा, साथ में जो एयरफोर्स में मैं जब था तो वहाँ के लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, जैसे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना या छुट्टी देना एग्ज़ाम के लिए। तो बिना इन सब के सपोर्ट के संभव नहीं था इस मुकाम तक पहुँचना। एयरफोर्स के साथियों को ये सूचना दिए कि नहीं? जी बिल्कुल, एयरफोर्स के साथियों को मैंने सूचना दिया और मैंने पार्टी के लिए भी बोला वहाँ कि आप मेरी तरफ से पार्टी कीजिए। मैं आ तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर आप पार्टी अरेंज कर पाएँ वहाँ। तो कितने बच्चे हैं आपका? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। पढ़ाई की बात करें तो वो कहाँ अभी पढ़ाई कर रहा है? दोनों डीएवी स्कूल में है, लड़का जो है वो 9th में है और बिटिया 3rd क्लास में है। कैसे हैं पढ़ने में दोनों? दोनों अच्छे हैं। और बिटिया तो मेरे लिए समझिए कि मेरा भाग्य है। वो जब से वो आई है तब से मेरा यकीन करना शुरू हुआ और तब से मैंने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ा। चलिए, हमसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने टीम के, खबर बिहार इनके पूरे टीम की ओर से आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। और आगे का लाइफ आप बहुत अच्छा से गुजारें, जहाँ भी जाएं पब्लिक का सेवा करते रहें और आपकी कीर्ति बढ़े। थैंक यू।